नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। टॉपर हिस्ट्री आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी। तो भैया हम पढ़ रहे थे कौन सा 1858 से लेकर के 1947 तक का प्रशासनिक पुनर्गठन और अंग्रेजी नीतियां। यानी कि अगर कोई हमारा जो टॉपर अगर नया हमारे चैनल से जुड़ा है तो भैया उसके बाद उसको हम बता दें कि भैया इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो 1858 के बाद में जो अंग्रेज थे उनकी जो उन्होंने जो प्रशासनिक परिवर्तन किए, क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किया। जैसे सेना का पुनर्गठन किया था, वो हमने पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी। उससे पहले हमने बात की जो प्रशासनिक ढांचा था, कौन कौन सा जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें क्या क्या चीजें चेंजमेंट किया था, अपन ने उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने भारत सचिव के बारे में, भारत सचिव कौन था, ब्रिटेन जो महारानी थी उसको किस नजरिए से देखा करती थी, उसका नजरिया हमने देखा था। उससे अगले लेक्चर में हमने बात की थी भैया भारत सचिव की बात कर ली। उसके बाद अगले लेक्चर बात की थी भैया भारत किसके बारे में, भारत सरकार के बारे में। यानी कि जो क्राउन था उसका एकमात्र जो प्रतिनिधि था, क्राउन का एकमात्र प्रतिनिधि वो कौन था भैया, गवर्नर जनरल था या वायसराय था। क्योंकि 1857 के एक्ट में हमने पढ़ा कि जो गवर्नर जनरल था उसको हमने नाम बदल कर क्या कर दिया था, वायसराय। यानी जो पोस्ट थी इसको हमने चेंज कर दिया। उसके बारे में हमने देखा था भैया जो वायसराय था क्या ये उपाधि संवैधानिक थी, वो सारा हमने उस पर चर्चा की थी किसके अंदर, भारत सरकार के अंदर। और इसके पिछले लेक्चर में हमने सेना का पुनर्गठन के बारे में बात की थी, किस प्रकार से भारतीय सेना को अंग्रेज कम करते गए और खुद की सेना को बढ़ाते गए, साथ ही यूरोपियन सेना को किस प्रकार सम्मिलित किया गया। तो भैया आज का लेक्चर क्या है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भैया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो वर्ड है, एक तो केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण, उसके बारे में बताता हूं। भैया एक तो है केंद्रीकरण, तो थोड़ा मार्कर चेंज कर ले अपन। एक तो अपन बात करेंगे भैया केंद्रीकरण की, एक विकेंद्रीकरण की। कुछ मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसके द्वारा आपको मैं समझाने की ट्राई करता हूं। एक तो भैया आएगा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं भैया सेंट्रलाइजेशन। और एक आएगा विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण इसको बोलते हैं भैया डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। आ जाओ मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं। भैया केंद्र सरकार जानते हो ना, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद में भैया राज्य सरकार, क्योंकि भैया जो भारत है वो क्या है, राज्य से मिलकर बना है, तो यानी कि राज्य सरकार आएगी। राज्य सरकार के बाद में क्या आएगा, प्रांतीय आयुक्त। राज्य सरकार के बाद में क्या आएगा भैया, जिला आयुक्त या प्रांतीय आयुक्त, जिलायुक्त। इसके बाद में क्या आएगा भैया, कलेक्टर। कलेक्टर के बाद में आएगा एसडीओ। हाँ तो भैया ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब आपको मैं बता रहा हूं भैया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है, कुछ बताऊंगा भाई कैसे ये होता क्या है, इसमें डिफरेंस कैसे है। डिफरेंस आप बता भी सकते हो भाई इसमें ये चेंजमेंट है, इसमें ये चीजें होती है। तो देखो अपन बात करते हैं कोरोना को वापस लेके आते हैं। आ जाओ कोरोना वापस, हम पहुंच गए भैया 2021-22 के उस मंजर में। उस समय क्या है भैया, भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे थे। हमारे पीएम साहब आते हैं 8 बजे लाइव और आके बोलते हैं कि भैया कल से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया जाता है, कल से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया जाता है। ठीक है, तो भैया केंद्र से ऑर्डर आया है, केंद्र से ऑर्डर, और हमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक जो व्यक्ति होगा उसको भी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया केंद्र का ऑर्डर है। तो भैया ये यहां से चीज है, तो भैया ये एक तरह से निकल के आया, ये हो गया भैया केंद्रीकरण की व्यवस्था। सुनते जाओ और समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल अपना से खूब है, एक एग्जाम्पल नहीं तो दूसरा चलेगा। ये तो हो गया भैया केंद्रीकरण। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि भैया 5 दिन तक हम लॉकडाउन लगाते हैं। 5 दिन बाद वापिस हमारे पीएम साहब 8 बजे आए, बोलते मेरे प्यारे भाई और बहनों अब से जो लॉकडाउन है वो भारत से तो हटाए, भारत के हम तो हटा रहे हैं, लेकिन हम उनको राज्य पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कई राज्य थे जहां पे केसेस बढ़ रहे थे, तो हम उन राज्यों पे छोड़ रहे हैं। राज्य अपने हिसाब से उसको लगा भी सकता है और उसको हटा भी सकता है। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है, केंद्र सरकार ने अपना हाथ साफ कर लिया, केंद्र सरकार पीछे हट गया, केंद्र सरकार यहां से क्या आ गया भैया, पीछे हट गया। सही बात है ना। अब वो डिपेंड कर रहा है राज्य सरकार पे। राज्य सरकार देखेगी कि भैया उनके जो प्रांतीय आयुक्त है, उनके जो प्रांतीय आयुक्त है भैया, वहां पे उनसे पूछेगी भैया आपके अगर क्षेत्र में है तो आप वहां पे उसको लगाओ या आप मत लगाओ। राज्य सरकार ने जिला आयुक्त के पास में छोड़ दिया, हाँ भाई ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यानी कि भैया ये क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि विकेंद्रीकरण। केंद्र सरकार उसमें सम्मिलित नहीं है ना, तो भैया उसका क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। साफ सी बात रखो, केंद्र सरकार उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। ठीक है बात, तो ऐसे बात चली। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपनी जो कुछ कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि भैया जिसके एक पर्टिकुलरली टॉप जो लेवल के जो अधिकारी होते हैं, मान लो उसमें
30 अधिकारी है जो काम कर रहे हैं। 30 में से जो मेन अधिकारी होते हैं ना, 5 से 6 मेन अधिकारी होते हैं, 5 से 6 मेन अधिकारी उसका डिसीजन लेते हैं। कोई भी अगर निर्णय लेना है तो अगर उनका निर्णय वही 5 से 6 अधिकारी ले रहे हैं, तो भैया वो हो रहा है केंद्रीकरण की परिस्थिति, केंद्रीकरण की स्थिति, ठीक है ना, यानी कि पूरा केंद्र के अधीन आना। अब इसके बाद अपन बात करें से कुछ अदर कंपनीज है भैया, जिसमें उसमें मान लो 40 जने हैं, 40 मेंबर्स है काम करने वाले, और 40 मेंबर्स की उसमें राय ली जाती है। उसमें जो ग्राउंडेड स्थिति पे जो काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर्सन, जो पर्सन काम कर रहा है, तो उसके लिए भी उसके अगर उसके अंदर भी उसकी राय ली जा रही है, तो भैया वो होता है विकेंद्रीकरण। समझ में आया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में? समझ में आया ना? हमारे टॉपर्स को भैया सब समझ में आता है। आपको दोनों एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं कि भाई केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या चीज है। तो भैया आप बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अरे पानी कैसे आ गया इसमें? इतना गीला कैसे हो गया है? एक सेकेंड। एक बार वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, कुछ वीडियो स्टॉप करना क्या पड़ेगा, छोड़ो एक सेकेंड। मैं उसमें पानी रख रखा था क्या ज्यादा, जो यार प्रॉब्लम हो गई, तो अब मार कर चलेगा नहीं। हम आगे स्टार्ट करते हैं। वो क्या कुछ पानी सा आ गया था बोर्ड पे, कोई ना, वो साफ करने में पानी लग जाता है ना, तो बोर्ड पे दिखता है। तो आगे हम इसको चर्चा करते हैं, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, किस प्रकार से प्रशासन का विकेंद्रीकरण करा गया। इंग्लिश में बोलते हैं भैया एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। पहले केंद्रीकरण था, उसको फिर वापस से विकेंद्रीकरण में लाना, किस प्रकार से लाया गया। अब बात करते हैं 1818। 1818 से पहले की क्या स्थिति थी? 1818 से पहले, 1818 से पहले की बात करते हैं, जो मद्रास था, बंगाल था और बॉम्बे। कुछ आ जाओ इधर, अपन मैप के थ्रू बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम का मैप बनाता हूं, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको पहले वाले मैप के थ्रू। भैया यहां था बंगाल, यहां क्या था भैया, यहां था बंगाल, यहां हो गया अपना बॉम्बे, यहां हो गया बॉम्बे और यहां मद्रास। 1818 से पहले क्या होता था कि भैया बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसमें जो कंपनी के क्षेत्र थे वो क्या थे, अलग अलग थे। यानी 1818 से पहले मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, बॉम्बे में क्या थे भी, जो कंपनी के क्षेत्र थे ना वो क्या थे, अलग अलग थे। कंपनी के क्षेत्र अलग अलग, कंपनी के क्षेत्र अलग अलग थे। यानी कि अपन बोलेंगे जो प्रांत थे, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल गया है, जो प्रांतों में एक तो प्रशासन, प्रांतों में प्रशासन और वित्त अलग अलग था। यानी कि यहां पे अलग प्रोसेस चल रही है, यहां पे अलग प्रोसेस चल रही है और यहां पे अलग प्रोसेस चल रही है। फिर क्या होता है कि 1818 में क्या होता है, 1818 में होता है भैया चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके बाद में क्या है, कुछ स्थितियों में परिवर्तन आना चालू हुआ। उसके बाद में कुछ स्थितियों का क्या हुआ, परिवर्तन आना चालू हुआ। इसके बाद में आता है 1833 का चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं अपन 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के क्या हुआ भैया, चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या बोला गया, 1833 का चार्टर एक्ट बोला भैया क्या था, हम कुछ पॉइंट जानते, लेकिन उसके आगे नई चीज और अपन जानेंगे आज। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट में जो एक तो ये जो प्रांत थे, 1833 चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो प्रदेश थे, यानी कि संपूर्ण प्रदेशों, विधान परिषद, संपूर्ण प्रदेशों, विधान परिषदों, और साथ ही में क्या था, वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण कर रहे पहले। जो वित्त था, वित्त का क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर जितने भी संपूर्ण प्रदेश थे वो विधान परिषद हो गई, और जो वित्त का क्या कर दिया गया भी, इसमें केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि केंद्र के अधीन ले लिए गए।
इससे पहले जो भैया जो बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, जो अपन मेनली बात करेंगे बॉम्बे और मद्रास की। बॉम्बे और मद्रास जो अपन पहले कानून बनाती थी, उनको कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। नहीं, इसके दिन क्या हुआ कि भैया बॉम्बे और मद्रास को, मद्रास बॉम्बे को कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इनके पास जो कानून बनाने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भैया केंद्रीकरण हो गया ना, केंद्र के अधीन चले गए, तो अब खुद क्यों कैसे बनाएंगे कानून। तो भैया मद्रास और बॉम्बे को कानून बनाने का अधिकार समाप्त, कानून बनाने का जो अधिकार था उनको समाप्त कर दिया गया, कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो भैया इसमें ये बात निकल गए। अब बोलोगे भैया अगर इनको कानून बनाना होगा तो ये क्या करेंगे, इनको कानून बनाना होगा तो ये क्या करेंगे। अभी ये बोल रहे ना, अब भैया जैसे मान लो हम यहां पे थे, हमें अगर कानून बनाए तो हम क्या करेंगे। आप जाओगे भैया गवर्नर जनरल के पास में, आप जाओगे गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल के पास बोलोगे चचा जान क्या करोगे, बोलोगे चाचा जी। आज गवर्नर जनरल क्या बोलेगा कि भैया या छोड़ो, देखो अगर आपको कानून बनाना है तो आप है ना गवर्नर जनरल को केवल आप सुझाव दे सकते हो। आप जाओगे गवर्नर जनरल के पास, बोल चाचा जान हमें ये क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो आपका काम होगा केवल सुझाव देने का। आप उस पर अनुमति नहीं लोगे, आप लोगे केवल सुझाव। किसको, गवर्नर जनरल को दोगे आप सुझाव। तो यानी कि अगर इनको कानून बनाना है, अगर इनको क्या बनाना है, अगर इनको कानून बनाना है तो भी ये जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल को सुझाव देते, गवर्नर जनरल को सुझाव देंगे कि हाँ भाई हमें किसी कानून की आवश्यकता है, हमें किसकी भैया, हमें कानून की आवश्यकता है। तो भैया 1813 के चार्ट एक्ट में ये होता है। फिर जैसे अगला आएगा 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम में क्या होगा, जिसको अपन भारत परिषद अधिनियम से बात जानते हैं, उसको पहले भी चर्चा कर चुके, जिसमें अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, जिसमें जो भारत सरकार थी, यानी कि जो वॉयसरॉय था, वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद में अपन ने देखा था कि इसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को अपन कानून बनाने के लिए बुलवा सकते थे। तो भैया वही था 1861 का अधिनियम, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। 1861 के अधिनियम में क्या क्या हुआ आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। फटाफट लो, फटाफट 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। डस्टर 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 डस्टर। अब बात करेंगे अपन 1861 का अधिनियम के बारे में, ठीक है। बात किसके बारे में करेंगे, अब बात करेंगे 1861 के अधिनियम के बारे में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, बोलो भैया क्या बोलता है अधिनियम। जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें जो पहले जो रूल चलता आ रहा था, जो कानून था, उसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। इसमें पहले वाले कानून को पलट दिया गया। बोलो भैया कैसे पलट दिया गया। पहले बात करें पहले कानून कौन सा चल रहा था, यानी कि जो मद्रास और जो बॉम्बे थे, इन ये क्या क्या कानून नहीं बना सकते थे। कानून बनाने के लिए इनको क्या है कि गवर्नर जनरल को केवल सुझाव देना होता था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको पलट दिया गया। यानी कि मद्रास और बॉम्बे, यानी कि मद्रास और बॉम्बे, हाँ भाई मद्रास और बॉम्बे कानून तो बना सकते हैं, मद्रास और बॉम्बे कानून तो बना सकते हैं, मद्रास और बॉम्बे कानून बना सकते हैं। लेकिन 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 बोले भैया अब आप आएंगे लेकिन लेकिन बोल रहे हो, लेकिन ये था कि भैया अब उनको गवर्नर जनरल से केवल अनुमति चाहिए होती थी, लेकिन कर सकते बॉम्बे कानून बना सकते थे, लेकिन अब उनको जो अपना गवर्नर जनरल है ना, जी जो अपना गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल से केवल उनको अनुमति चाहिए होती थी, गवर्नर जनरल से अनुमति चाहिए होती थी, सिर्फ इतना सा है बात, सही है। अब इसके बाद में क्या होता है कि भैया प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना होने लगी, कि क्या होगा भैया अब इससे प्रांतों में
जो विधान परिषद है उसकी स्थापना चालू हुई, प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना। बढ़िया बात है। अगला भाई, अब अपन बात करते हैं कुछ प्रांत थे जिनमें कब कब विधान परिषद की स्थापना की गई। तो अपन बात करेंगे भैया बंगाल। बंगाल अपन ने मैप में यहां था बंगाल, और भैया यहां पे था भैया कौन सा, मद्रास। अपन देखेंगे बंगाल और बॉम्बे। बंगाल और बॉम्बे, बंगाल और बॉम्बे में कब होती है, 1862 में। बंगाल प्लस बॉम्बे, बंगाल और बॉम्बे में कब हुआ भैया, 1862 में। इसके बाद में अपन ने देखा बंगाल बॉम्बे हो गया, इसके बाद जो यूपी साइड का जो प्रांत था, यानी कि इधर वाला, यूपी वाले में कब हुआ भैया, 1862 में। यहां पे हो गया, इसमें होगा 74, नहीं यहां पे होगा 86 में। फिर आता भैया पंजाब। पंजाब कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया पंजाब वाला। पंजाब में कब होगा, पंजाब में 1894, ये 1894। इसके बाद लास्ट अपन देखते हैं आसाम में। आसाम आप कुछ भी लिख लो, जिसके अंदर कब हुआ था भैया, 1905 में क्या होती है भैया, विधान परिषद की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद में देखो, जैसे 1892 का अधिनियम आ गया, 1909 के अधिनियम में ना विधान परिषद को और विस्तृत कर दिया गया। जो विधान परिषद थी इसको और अधिक विस्तृत कर दिया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 और 5। चलिए 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 चलिए। फ्रेम में कितना आकार है, अरे फ्रेम में तो बहुत जगह है यार, बहुत जगह, मेरे को पता नहीं था। वो आदत क्या है, छोटे बोर्ड की आदत थी ना, आदत जा रही नहीं है, अभी भगाएंगे आदत को भी। अब अपन पूरी चर्चा करेंगे। हाँ तो भैया अब अपन बात करते हैं जो 1909 का अधिनियम के अपन ने बात कर ली थी। अब बात करेंगे जो 1919 का जो अधिनियम था उसके अंदर क्या हुआ था। बात करते हैं 1919 के अधिनियम की। 1919 का GOI, आप जानते हो जो 1919 का अधिनियम था जिसको हम बोलते हैं भैया माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। और 1909 का था मार्लेमेंटो। ऐसा नहीं कंफ्यूजन आप मार जाओ, हमारे टॉपर्स कंफ्यूजन मार जाए, भैया टॉपर्स आप टॉपर्स हो, आपको कंफ्यूजन नहीं मारना है। 1909 का तो था भैया मार्लेमेंटो, और 1919 का था भैया माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसको अपन बोलते हैं ना माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, किताबी भाषा में बोला जाता है। तो भैया बात करते हैं 1919 का GOI। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें क्या कर दिया गया, इसमें जो दोहरी शासन व्यवस्था थी ना उसको समाप्त कर दिया गया और विधान परिषद का विस्तार किया गया। यानी इसमें क्या कर दिया गया, इसमें विधान परिषद का, विधान परिषद का विस्तार। इसमें क्या होगा भैया, इसमें होगा विधान परिषद का विस्तार, और साथ ही साथ जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया जाएगा, प्लस दोहरी शासन व्यवस्था का लागू, दोहरी शासन व्यवस्था, इसको क्या कर दिया जाएगा भैया, लागू कर दिया जाएगा। तो भैया 1919 का जो GOI एक्ट यही बोलता है कि इसमें विधान परिषद का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया गया, साथ ही साथ जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, डुअल सिस्टम, उसको लागू कर दिया गया। प्रांतों में बात हो रही, प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। अब बात करेंगे 1935 के अधिनियम की। 1935 का अधिनियम आप भी जानते हो कि भैया उसमें जो प्रांत थे, प्रांतों से क्या करेगा भैया, दोहरी शासन व्यवस्था हटेगी, जिसको द्वैध शासन बोलते हैं ना। तो प्रांतों से क्या होगा, द्वैध शासन हटेगा और केंद्र में द्वैध शासन चला जाएगा। प्रांतों से हटके केंद्र में लग जाएगा। वो अपने केंद्र की चर्चा ही नहीं करनी, बात करें प्रांतों की। अब बात करते हैं 1935 का GOI एक्ट। 1935 का GOI 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये क्या बोलता है कि भैया, ये बोलता है कि अब से क्या, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की जाती है। इसमें क्या की जाती है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की जाती है। आ जाओ सारे टॉपर्स। इसमें क्या होता है भैया, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लागू की जाती है। लेकिन आपने बोला भैया घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। बोला भैया घटना सच्ची भी है, अच्छी भी है, लेकिन यार कुछ अच्छी थोड़ी थोड़ी नहीं लग रही यार। घटना मतलब सच्ची भी लग रही है, लेकिन भैया थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। यानी कि हमें यहां पे थोड़ा डाउट मार रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है।
प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है? तो भैया कुछ जानते हैं प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि भैया जो केंद्र है वो प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं प्रांतीय स्वायत्तता के कुछ पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट भैया ये निकल के आता है कि भैया जो पहले अपन समझने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है भैया, जो केंद्र है, केंद्र है ना, केंद्र क्या करेगा? प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेन ये बात निकल के आती है कि जो भैया कौन, जो केंद्र है वो क्या है? प्रांतों के जो मामलों में क्या है? हस्तक्षेप नहीं करेगा। सही बात है, समझ में आया ना? क्लियर है? क्लियर है? ये प्रांत का काम अलग है भैया, केंद्र उसको इंटरफेयर आके नहीं कर सकता कि भैया तू क्या काम कर रहा है, तेरा कितना राजस्व आ रहा है, तेरा कितना वित्त आ रहा है। ना ना, केंद्र कुछ मतलब नहीं है। ये बोल दिया गया इसके पहले लाइन में कि भैया जो केंद्र था वो प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट? सेकंड पॉइंट बोलो भैया, सेकंड पॉइंट क्या है? कि भैया जो प्रांतों में जो विधानमंडल थे, प्रांतों में जो विधानमंडल थे उनके प्रति जवाबदेही सरकार का गठन करना। यानी कि प्रांतों में निर्वाचित, कि भैया क्या, जो प्रांतों में जो निर्वाचित है, कौन? विधानमंडल। प्रांतों में निर्वाचित विधानमंडल क्या भैया? प्रांतों में निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति जवाबदेही सरकार गठन करना। विधानमंडलों के प्रति जवाबदेही सरकार का गठन करना। समझ में आया कि भाई जो प्रांत में जो निर्वाचित विधानमंडल है, जो प्रांतों में जो निर्वाचित क्या है? विधानमंडल है, तो उनके प्रति जवाबदेही सरकार का क्या करना? गठन करना। सेकंड इसका पॉइंट निकल के आता है। बोलो भैया अब थर्ड पॉइंट भी बता दो यार, थोड़ा सा और बता दो। थर्ड पॉइंट पे बात करते भैया, इसमें जो केंद्र और जो प्रांत था, केंद्र और प्रांत, उसको अलग अलग शक्तियों में बांट दिया गया। यानी कुल मिला के बात है केंद्र और प्रांत को शक्तियों में बांट दिया गया। उन शक्तियों को बांटा भैया 3 सूचियों में। कितनी? 3 प्रकार की सूचियों में बांट दिया गया। यानी कि अपन जानेंगे कि भैया केंद्र और प्रांत में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों पर कर दिया गया। केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांतों में, केंद्र हो गया और प्रांत हो गया, तो उसको लाइन को कैसे लिखूं मैं? केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार की सूचियों में, 3 शक्तियों का बंटवारा सूची में कर दिया गया। ये ऐसा बोल सकते हैं केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। और ये जो शक्तियां थी इसको सूची में बांटा। और ये सूची होती थी भैया, ये जो सूची थी ना, ये 3 प्रकार की होती थी। एक तो भैया केंद्र सूची, केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और एक भैया कौन सी हो गई? केंद्र हो गई, प्रांतीय हो गई और एक समवर्ती सूची हो गई। और एक क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी भैया समवर्ती सूची। तो भैया ये था ये प्रांतीय स्वायत्तता। हमने देखा कि भाई प्रांतीय स्वायत्तता क्या होता है कि अगर केंद्र है, जैसे मान लो ये केंद्र भी, इसको राज्य से मतलब नहीं है, राज्य है ना अपना कुछ कर रहा है, ये आके इसको इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा कि भाई तू कितना पैसा कमा रहा है, तेरा राजस्व कितना आ रहा है, तेरी व्यवस्था कैसे क्या है, नहीं भैया। सेकंड पॉइंट के भैया जो प्रांतों में जो निर्वाचित विधानमंडल था, प्रांतों में निर्वाचित विधानमंडल के प्रति एक जवाबदेही सरकार का क्या करना? गठन करना। और तीसरा पॉइंट के भैया जो केंद्र और जो प्रांत है, एक तो भैया हो गया केंद्र और एक हो गया प्रांत। यानी कि केंद्र और प्रांत को क्या कर दिया गया? शक्तियों में बांट दिया गया। यानी कि भैया शक्तियों का बंटवारा किया गया सूची के आधार पर। जैसे 3 प्रकार की सूची थी, एक तो संघीय सूची, एक थी प्रांतीय सूची और एक समवर्ती सूची। तो भैया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं भैया वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में। वित्त का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से किया गया, वही आपके लिए काउंट करता हूं 5 तक काउंट। 1 2 3 4 और 5। चलिए स्टार्ट करें। और बताओ हमारे टॉपर्स क्या हालचाल आपका? अब भैया इसको तो प्रशासनिक की जगह आएगा वित्त
मतलब मजा आ रहा है ना भैया। 1 तारीख से फतेह सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि हम उसी में लग रहे हैं, हमारी टीम है, हम आपके लिए एक टीचर और हायर कर चुके हैं, तो हम उसमें इसको लॉन्च करने वाले हैं भैया। मजा आने वाला है फतेह सीरीज में, क्योंकि हम भैया आप देख रहे भैया, आप थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे हो, टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं देख रहा हूँ भाई एक एक अपन जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह समझा देना। 3-4 तो मेरा ये मानना है कि मैं 3-4 टॉपिक एक साथ, क्योंकि जो टॉपिक है ना ये क्या समझने वाला टॉपिक है। जब तक हम मान लो हम ये बसड़ कर दे एक तरह से, मान लो 4-5 टॉपिक एक साथ लाके आपको समझाया जा रहा है, कुछ हो रहा नहीं है, मतलब कि मेन पॉइंट हम कंटेंट छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ना होता है, इसको भी छोड़ना ही बोलते हैं। 3-4 टॉपिक लिया, सो कुछ पॉइंट हम बता ही नहीं रहे, हम खुद ही स्किप कर रहे हैं, तो भी वो आप भी जानते हो आपके लिए भी क्या है, सही नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई जो आपके लिए सही नहीं हो वो हम कर दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप अपना जो क्रूशियल टाइम है वो देखकर हम वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद में आपका इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन फंसता है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चीज आपकी क्या है, जो मेंटल आपके सोचने की क्षमता है वो उससे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है ना। सोचने की क्षमता की डेवलप हो रही है, आपको पता लग रहा है इस एक्ट में यही चीजें आई थी, वरना हमें तो इतना बताया जाता है कि इस एक्ट में ये सिर्फ 2-3 चीजें हुई थी, ये काम खत्म। अब आप भैया आप हमें बता रहे हो कि भैया इस एक्ट के अंदर ये चीजें, और उसको भी बारे में ये प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में यार लोग बस इतना लिखा के छोड़ देते हैं। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। होता क्या है प्रांतीय स्वायत्तता, आप आओ तो सही हम बताएं भी प्रांतीय स्वायत्तता के बारे पूरा बारे में बताएं। मैंने 3 से 4 पॉइंट चर्चा की प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में। अगर मैं 4-5 पॉइंट एक साल लेके आता मैं उसमें शायद इसको स्किप कर देता, स्किप तो नहीं करता, लेकिन वहां जो ये प्रांतीय स्वायत्तता इतना लिखा था 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। इसलिए मैं ये टॉपिक है जिसमें 3-4 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट और बच रहे हैं, जिसको मैं क्या है ऐसे ही लाके कंप्लीट करूंगा। और हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो 1 तारीख वाली जो सीरीज है फतेह सीरीज लॉन्च होने वाली है, लॉन्च तो कर दी थी, स्टार्ट होने वाली है कि भैया उसके हम लग रहे थे सारे के सारे में, जो टीम है सारा उसमें काम कर रही है। तो भैया समझा करो आप भी यार सपोर्ट। तब मैं भाई आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम देकर हमारे वीडियो देखने आ रहे हो, वो बड़ी बात है। आपका जो टाइम है ना, जो ये वीडियो 15 से 20 मिनट का बन रहा है, तो उसको आप देखने आ रहे हो, तो भैया आपका वो 15 से 20 मिनट किस प्रकार बेनिफिट में जाए, वो हमारा काम है ना। हम आपका भैया कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, वही बात है। तो भैया आ जाओ। ज्यादा मोटिवेशन भी खराब है ना ज्यादा मोटिवेशन भी खराब है। तो भैया स्टार्ट करते हैं वित्त का विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण। भैया क्या है भैया, टॉपिक का नाम है वित्तीय विकेंद्रीकरण, समझ में आ रहा है। वित्तीय यानी पैसा का क्या कर देना भैया, विकेंद्रीकरण कर देना। चलिए लिखते लिखते बात करते हैं अपन। पैसा का क्या है भैया, विकेंद्रीकरण कर देना, यानी कि बात है जो वित्त का विकेंद्रीकरण था, इसको स्टार्ट करने वाला था मेयो। वित्तीय विकेंद्रीकरण को स्टार्ट करने वाला कौन था भैया, फटाफट बोलो, फटाफट मुंह से निकलना चाहिए। मेयो। कौन? मेयो। सीधा ट्रिक बताऊंगा इसकी। वित्त का विकेंद्रीकरण स्टार्ट किसका? मेयो। भैया मेयो की, तो मेयो कौन किया था भैया? मेयो। अब इस भैया आपने बताया भी, इसको तो आपने स्टार्ट करवा दिया, अब भी इसको आगे बढ़ाने वाला कौन था? देखो कोई भी अगर प्रणाली या कोई भी सिस्टम लागू किया जाता है तो लागू करने वाला तो 1 या 2 पर्सन होते हैं, लेकिन भैया उसको आगे चलाने वाले भी होते हैं। तो आगे किसने बढ़ाया इसको, और इसको आगे बढ़ाने वाला कौन था? आगे बढ़ाने वाला कौन था भैया? रिपन और लिटन। कौन? रिपन प्लस लिटन। रिपन और लिटन ने इसको क्या किया भैया? आगे बढ़ाया। रिपन और लिटन ने इसको क्या किया भैया? आगे बढ़ाया। अब भैया एक अधिनियम आता है 1877 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम भैया? 1877 का अधिनियम। बोलो भैया 1877 में अधिनियम था? जी हाँ, 1877 का अधिनियम। बताओ पढ़ा था क्या आपने कहीं पे? आपने कहीं देखा था क्या 1877 का अधिनियम? बताओ सही से बताओ, देखा था क्या नहीं देखा था? नहीं देखा था। बात करेंगे अपन सारे अधिनियम के, हमने सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं 1877 का अधिनियम। यह अधिनियम क्या बोलता है? इसने जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय सरकारी को 4 से 5 चीजें थी, जैसे आबकारी हो गया, स्टाम्प हो गया, राजकीय मुद्रा हो गया, न्याय हो गया, विधि हो गया, इनकी जो इन पर क्या नियंत्रण दे दिया था इस अधिनियम ने। इस अधिनियम से प्रांतीय सरकारों को, ये जो अधिनियम था, कौन सा? 1877 का अधिनियम। तो इस अधिनियम से प्रांतीय सरकारों को आबकारी हो गया, और एक था यार राजस्व नहीं था, राजकीय मुद्रा,
एक पॉइंट शायद छूट रहा है, नहीं नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा। क्या क्या भैया, एक तो हो गया आबकारी, एक हो गया राज की मुद्रा, एक हो गया विधि, एक हो गया भैया न्याय। क्या क्या, आबकारी हो गया, राज की मुद्रा हो गया, विधि हो गया, न्याय आदि पर क्या कर दिया गया, नियंत्रण दे दिया गया। आदि पर नियंत्रण दे दिया गया। तो आ जाओ सारे के सारे टॉपर्स, टॉपर्स देखो फटाफट कि भाई जो अधिनियम आता है 1877 का अधिनियम, इसमें क्या किया गया, जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय सरकारों को आबकारी हो गया, स्टाम्प यानी कि जो राज की मुद्रा हो गई, विधि हो गई और एक न्याय, इसके पर क्या दे दिया, नियंत्रण दे देगा। अब इसी के समय आप जानते थे कि ये जो प्रांतीय सरकार है उनको क्या कि निश्चित राशि प्रदान की जाती थी, ये जिसको बोलते हैं सहायता, इनको एक निश्चित सहायता प्रदान की जाती थी। यानी कि इससे जो अगला अधिनियम आएगा जिसको 1882 का जो 1882 का जो एक्ट आएगा उसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो प्रांतों को जो निश्चित सहायता दी जाती थी उसको बंद करके एक विभाजित मदों की पद्धति लागू कर दी जाएगी। आयरन नया एक पॉइंट, विभाजित मद ये क्या होता है चर्चा करेंगे अपन, मत टेंशन करो, क्यों टेंशन कर रहे हो भैया, आप कहना इधर का है ना, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं 1882 का, 1882 का भैया अधिनियम। भैया क्या बोलता है 1882 का अधिनियम, बोलते ना वो आता है क्या बोलते पब्लिक, तो भैया क्या बोलता तू है, अधिनियम क्या बोलता। आ जाओ सारे टॉपर्स है भैया, घेर लिया अधिनियम को, सब पूछ रहे भाई इसकी वो कॉलर पकड़ ली, खड़ा कर दिया, भाई क्या बोलता है तू है, क्या बोलते हो तुम। तो भैया मैं गया इसके पास, कॉलर पकड़ी और ये बोला कि भैया हम बोलते हैं, हमारा जो अधिनियम है ये बोलता है कि भैया हमने क्या, कि भैया हमने जो पहले से चलती हुई जो प्रांतों को जो सहायता राशि थी, ये जो पहले से सहायता देते थे, हमने उसको बंद करके वहां पे क्या कर दी, एक विभाजित मदों की पद्धति लागू कर दी। यानी कि भैया जो प्रांत थे, प्रांतों को दी जाने वाली, प्रांतों को दी जाने वाली जो प्रांत थे, तो भैया प्रांतों को दी जाने वाली सहायता को समाप्त करके समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो प्रांतों को दी जाने वाली सहायता थी उसको समाप्त कर दिया गया और विभाजित मदों की पद्धति लागू कर दी गई, और विभाजित मदों की पद्धति लागू कर दी गई। तो भैया मैं गया 1882 के अधिनियम के पास, उसकी वो आते हैं कॉलर पकड़ा, उसको खड़ा कर दिया, भाई तू क्या बोलता है। ये बोला कि भैया हम बोलते हैं कि भैया हमारे टाइम पे क्या हुआ था, या मैं अधिनियम लेके आया था, मेरे द्वारा बोला गया कि भैया जो प्रांतों को जो पहले एक निश्चित सहायता दी जाती थी, मैंने उसको क्या करा, बंद कर दिया, यानी उसको समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ एक नई दर, साथ ही साथ एक नया मद यानी विभाजित मदों की पद्धति, एक नई पद्धति लागू कर दी, इसका नाम था विभाजित मदों की पद्धति। बोले भैया ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये घटना सच्ची भी है लेकिन अच्छी नहीं लग रही है, हम आपको आ जाओ अच्छी लगवाते हैं, हम आपको लगवाएंगे भैया अच्छी कैसे। आपको इस पॉइंट में दिक्कत आएगी भैया विभाजित मद क्या थे। देखो ये तो है भैया पैसा, ये तो है भैया पैसा, और यहां पे है भैया केंद्र, और यहां पे भैया प्रांत, राज्य लिखने की आदत है। तो भैया ये तो हो गया केंद्र और ये है प्रांत। अगर पैसा आएगा, अगर प्रांत के पास पैसा आता है, वो क्या करेगा, इस पैसे को दो भागों में बटेंगे, यानी कि ये और ये आधा आधा बटेगा। कोई पैसा आया, जिसे मान लो ये पैसा है, इधर है केंद्र इधर है प्रांत, इस पैसे के दो भाग होंगे आधा आधा, तो आधा भाग तो जाएगा प्रांत के पास, आधा भाग जाएगा किसके पास, केंद्र के पास। तो भैया ये थी विभाजित मदों की पद्धति, जिसको आगे जाकर 1919 के जो अधिनियम था, जिसको अपन माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो उस अधिनियम के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था विभाजित मदों की पद्धति की। तो भैया ये था वित्त का विकेंद्रीकरण। हमने आज चर्चा की इस लेक्चर में किसके बारे में, केंद्रीकरण के बारे में, विकेंद्रीकरण के बारे में, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण समझ में आया था ना, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन,
और फिर भैया हमने बताया वित्त का विकेंद्रीकरण। वित्त का विकेंद्रीकरण सवाल आता है कि भैया वित्त का विकेंद्रीकरण, वित्त का जो विकेंद्रीकरण था इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? बेव। आगे किसने पढ़ाया? लिटन और रिपन ने। फिर ये कुछ अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। तो भैया हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय, जो लोकल बॉडीज होती है ना, उसके बारे में। तो भैया आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।